Hi everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of HP TGT Physics exam year 1994. Let's proceed to our first question, which is a smooth inclined plane of inclination is being used to raise a load of 600 किलो. हमारे पास लोड जो है वो कितना गिवन है 600 किलोग्राम. उस लोड को हमने क्या करना है, रेज करना है, ऊपर लेके जाना है. वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से कर रहे हैं, जिसके इंक्लिनेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज 30 डिग्री. बट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन मस्ट बी अप्लाइड टू फॉर दिस पर्पस. हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऐसा करने के लिए. पहले तो डायग्राम देख लेते हैं. जैसे ये आपकी इंक्लिनेशन है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री. आप इस लोड को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो. हम इस पोजीशन पे देख लेते हैं. अब ये बॉक्स यहाँ पे आ गया. आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, यानी कि फोर्स आप इस तरफ लगाओगे और इसके वेट की वजह से फोर्स जो है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. और ये जो लोड है इस इंक्लिनेशन प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो क्या आएगी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है. राइट. अब ये जो वेट है, ठीक है, ये एंगल कितना आएगा, ये 30 है इंक्लिनेशन, तो ये भी 30. अब हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. ये कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया एम जी कॉस 30 डिग्री, और इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है, एम जी साइन 30 डिग्री. अब हमें निकालना है कि जो फोर्स है वो पैरेलल टू द प्लेन है. पैरेलल टू प्लेन तो यही फोर्स है, हम आगे की तरफ लगा रहे हैं. तो इस डायग्राम से देखो ये जो हमने फोर्सेस देखी हैं, तो हमें फोर्स निकालनी है. ये किसके इक्वल आ रही है, एम जी साइन. हम इन कंपोनेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं. अगर हमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता, तो ये नॉर्मल रिएक्शन देखो किसके साथ बैलेंस हो रही थी, एम जी कॉस 30 डिग्री. अब हमें फोर्स चाहिए. यहाँ पे मास कितना गिवन है हमें, 600. ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8. साइन 30 इज 1/2. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए ऑप्शन, दैट इज 2940. Let's proceed. Next question. What is the gravitational attraction between two spherical objects? हमारे पास क्या कैसी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो spherical objects हैं. ये हमारी फर्स्ट spherical object होगी और ये सेकेंड होगी. दोनों का मास उन्होंने क्या गिवन दिया है, इसका हम मास लेते हैं m1 दैट इज 200 किलोग्राम ईच बोला है, तो इसका मास भी क्या आएगा 200 किलोग्राम. एंड विद देयर सेंटर 2 मीटर अपार्ट. अब इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2. हमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकालनी है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है. इसका हम कैसे निकालते हैं, जी m1 m2/r². यहाँ पे जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11. अब यहाँ इस फॉर्मूले में हम अपना वैल्यूज फिल कर देंगे. जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m1 कितना है 200, m2 भी 200, और डिस्टेंस कितना है, r क्या होता है, डिस्टेंस जो दो मासेस के बीच में, वो हमें गिवन है 2. स्क्वायर कर देंगे. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.67 10⁻⁻7 न्यूटन. यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. At what depth below Earth's surface a man will weigh half as much as at the surface of Earth? तो हमें सरफेस पे वेट दिया गया है. सरफेस पे वेट सपोज कर लो कि हम लेट कर लेते हैं W. अब उन्होंने पूछा है कि किस डेप्थ पे जो है मैन का वेट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है. यानी कि डेप्थ पे जो वेट है वो क्या हो रहा है, W/. हमें ये डेप्थ फाइंड करनी है जिस डेप्थ पे जो वेट है वो हाफ हो जाए. अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो डेप्थ के साथ कैसे चेंज करती है, उसका रिलेशन क्या होता है, दिस. यहाँ पे d क्या है, डेप्थ. r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. और g डैश क्या है, हमारे जो चेंज होके ग्रेविटी की वैल्यू हमें मिलती है. कि जैसे हम डेप्थ के सरफेस, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है,
आप इसके नीचे जा रहे हो किसी डी डेप्थ पे, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, कम आएगी। यहाँ से देखो ये रिलेशन 1 से कम हो रहा है ये फैक्टर, तो हम इसके क्या करेंगे, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम जी 1 माइनस डी बाई आर। हम वेट को कैसे लिखते हैं, वेट क्या होता है एम जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, न्यू वेट, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, टी बाई आर। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, न्यू वेट क्या है हमारा, हाफ हो रहा है डब्ल्यू अपॉन टू, ये ओरिजिनल वेट है 1 माइनस जी बाई आर, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d बाई आर क्या आया हमारे पास, 1 माइनस 1/2, d बाई आर किसके इक्वल आ गया, 1/2, और d क्या आ गया, r/2। अब रेडियस है ये r, कितना गिवन है हमें, 6400 किलोमीटर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 64.2, ये कितना आ जाएगा 3200, करेक्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mass of earth if the radius is 6400 kilometer and acceleration due to gravity at its surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस हमें गिवन है 6400 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ अर्थ निकालना। जो g का रिलेशन होता है मास ऑफ अर्थ के साथ वो क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है हमारे पास, हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज फिल कर देंगे। जी हमें गिवन है दैट इज 9.8, जी कैपिटल जी क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। एम इज द मास ऑफ अर्थ, ये हमें निकालना है। आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर दिया और स्क्वायर। अब इसको यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻20। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite orbits near earth's surface in the circular orbit, what is its speed। अब यहाँ पे क्या है, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के नजदीक है, नियर द अर्थ सरफेस, और वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, अंडर रूट जी आर। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज फिल कर देंगे। जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, अर्थ के सरफेस के नजदीक है तो वैल्यू क्या आएगी 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेट हमें आंसर देगा 8 किलोमीटर ऑर्बिटल वेलोसिटी पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्बिटिंग टाइम फॉर एन अर्थ सैटेलाइट नियर इट्स अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नजदीक एक ऑर्बिट में अर्थ, ये जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये ऑर्बिट है, ये अर्थ हो गई, ये क्या है सैटेलाइट, ये जब मूव करेगा, इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसे कौन प्रोवाइड करेगा, जो इन दोनों के बीच, अर्थ और सैटेलाइट के बीच कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल। तो ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, ठीक है। तभी ये जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कैपिटल जी। मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस पे लग रही है, किसको चाहिए, इस सैटेलाइट को रोटेट करने के लिए। मान लो इसका मास हम ले रहे हैं m2, अर्थ का मास ले रहे हैं m1, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में मास क्या आएगा, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से।
क्या बचा, वी स्क्वायर जी, मास ऑफ अर्थ इज m1 अपॉन r। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हमें इस रिलेशन में टाइम पीरियड जो है की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे 2 पाई आर अपॉन, इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई आर अपॉन टी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जी m1 अपॉन r। ये क्या बना, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जी m1 अपॉन, और टी स्क्वायर का रिलेशन हमारे पास आ गया 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय जी m1 मास ऑफ। अब इस रिलेशन में हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। क्या बना, 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर क्या है, रेडियस, रेडियस किसका, अर्थ का। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखना है ना, तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, रेडियस ही बन रहा है हमारा। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, को मीटर में चेंज कर दिया, क्यूब। जी की वैल्यू फिल कर दी 6.67, 10⁻⁻11। अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 ऑर्डर का। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आती है, अप्रोक्सीमेट आती है 84, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम द ब्लू लाइट इन इट्स वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। अब देखो, हमें पता है ये रेंज, ये स्पेक्ट्रम किस ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में। ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम है, wavelength of blue is less than wavelength of, ठीक है। अब वेवलेंथ जो है हमें पता है, ये रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो वेवलेंथ है वो क्या आएगी, C बॉन न्यू, यानी कि इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिफरेंस आ रही है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। ब्लू की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, रेड की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें डिफरेंस ही पूछा है कि क्या डिफरेंस है इनमें, दैट इज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मोनोक्रोमेटिक, इन ऑप्शंस दिए गए मर्करी लाइट, व्हाइट लाइट, सोडियम लाइट और न्यून लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। अब इन ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा मोनोक्रोमेटिक है वो है सोडियम लाइट, ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। Chromatic aberration in a lens is caused by, first option is reflection, then interference, ये क्या है, diffraction, यहाँ पे diffraction आएगा, और लास्ट ऑप्शन है डिस्पर्शन। सबसे पहले तो क्रोमेटिक अबर्शन लेंस में होती कैसे है वो देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये आपका क्या है, एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, आपने इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दी। इंसिडेंट क्या कर रहे हो, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ये स्पेक्ट्रम हमें दिखता है ना। अब ये लेंस है, ठीक है, जब ये व्हाइट लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स निकलेंगी इसमें से, और आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस, मान लो वॉयलेट की वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, रेड की वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है डिफरेंट, इंडिगो की यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, क्रोमेटिक अबर्शन। यहाँ पे हमें जो इमेज है वो कैसे मिलेगी, फिर कलरफुल इमेज ही मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ वो डिफरेंट पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम क्रोमेटिक अबर्शन। और ये किसकी वजह से हो रही है, डिस्पर्शन की वजह से, क्योंकि लाइट तो हमने व्हाइट ली थी, बट ये डिस्पर्शन की वजह से क्या हो गई, सेपरेट हो गई अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पेपर इट इज illuminated by ग्रीन लाइट appears as। तो रेड पेपर है आपके पास, इस पे आपने कौन सी लाइट इंसिडेंट करवाई, ग्रीन लाइट। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट। अब आप इंसिडेंट ही ग्रीन लाइट करवा रहे हैं, तो ग्रीन लाइट ये क्या करेगा, रेड पेपर ग्रीन लाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व द ग्रीन लाइट। बट
इसमें कोई रेड लाइट तो इंसिडेंट हो ही नहीं रही कि ये रिफ्लेक्ट करे रेड लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रेड लाइट को। तो ये हमें कैसा दिखेगा? ऑप्शन डी, ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट emitted by ग्लो बॉम्ब। ग्लो बॉम्ब में जो लाइट एमिशन होती है वो किस प्रोसेस की वजह से होती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी, बायोल्यूमिनेसेंस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसी प्रोसेस की वजह से जो ग्लो बॉम्ब है में लाइट जो है वो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, वो किससे बना होता है? कन्वेक्स लेंस से ही बना होता है। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे मान लो इसका फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बड़ी होती है? यहाँ पे, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो नेचर देखते हैं कैसा आता है इमेज का। ये देखो, ऑब्जेक्ट से रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये किस पे जाएंगी? फोकस से पास होंगी, यहाँ पे फोकस, ये फोकस से पास होगी लाइट रेस से। एक हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देते हैं। अब ये डिस्टेंस जो है वो हमें सेम लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ले लो, बड़ा ले लो। अब ये लाइट रे कैसे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो हमें पता है लाइट क्या होगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी ना। अब देखो ये लाइट क्या है, रेज डाइवर्ज हो रही है रेज, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, हम क्या करेंगे इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस, ये कहीं किसी पॉइंट पे जाके मीट कर, मान लो ये यहाँ पे जाके मीट, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी। अब देखो ये इमेज कैसी आई, वर्चुअल इमेज आई, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो किससे बन रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट से बन रही है, बट यहाँ पे वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, तो ये वर्चुअल इमेज है। और जो वर्चुअल इमेज है, और ये कैसी है? इरेक्ट भी है, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, आपकी ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही पड़ी है और इमेज भी ऐसे ही आई है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnifying power of simple microscope, it is increased if we use a eyepiece of। अब सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वो क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकालते हैं? 1+d/f, ये मैग्नीफाइंग का रिलेशन होता है, मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, हमें इसको इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ अगर स्मॉल लेंगे तो ये फैक्टर क्या आएगा? बड़ा आएगा ना, छोटी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये टर्म बड़ी आएगी हमें मिलेगी, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब हमारी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज ही तो हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज कब होगी? जब हमारी जो फोकल लेंथ है हम स्मॉल लेंगे। अब लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron microscope is superior to optical microscope in having better resolving power, being easy to handle, low cost, quickness of observation। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो ज्यादा सुपीरियर क्यों होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे? ऑप्शन ए, बेटर रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रो। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है? दैट इट इज द अबिलिटी टू, जैसे ये एबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट की, एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जैसे कोई दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनको इसकी इमेज प्रोड्यूस करनी है, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत नजदीक पड़े हैं,
तो इनकी जब वो इमेज प्रोड्यूस हो तो ये हमें डिस्टिंक्ट ही दिखाई देंगे, यानी कि इनकी इमेज में किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमें डिस्टिंक्ट इमेज जो है प्रोड्यूस करे। अबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट्स बहुत नजदीक पड़ी हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो उनकी इमेज जो बन रही है वो ऐसी बननी चाहिए कि इमेज में भी हमें क्या है वो डिफरेंट ही दिखनी चाहिए, तो रिजॉल्विंग पावर बोला जाए। अब ये जो है ये बेटर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए। लेट्स प्रोसीड फर्दर। लार्ज अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप आर यूज्ड। अब टेलीस्कोप में क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये लार्ज अपर्चर का होता है, मतलब लार्ज फोकल लेंथ होगी इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये क्यों ली जाती है, ताकि हमारे पास क्या हो, ग्रेटर रेजोल्यूशन हो, कि जो हम जिस ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो हमें प्रॉपर से दिखाई दे, उससे राइट जो लाइट रेज आ रही हैं उनको ये कलेक्ट कर सके अच्छे से। ठीक है, इन्फिनिटी से रे आ रही है ना, उनको कलेक्ट करना है, तो इसीलिए इसका क्या लिया जाता है, लार्ज अपर्चर लिया जाता है। और ये इसलिए भी लिया जाता है कि जो इमेज बने उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज्ड टू प्रोड्यूस। अगर हम टेलीस्कोप जो है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है जितना ज्यादा अपर्चर लोगे तो क्या होगा कि ज्यादा लाइट्स जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कलेक्ट कर पाओगे। जैसे ये अपर्चर है, बड़ा फोकल लेंथ का ले लिया, लाइट रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। टेलीस्कोप क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है, तो अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, तो उनको कलेक्ट करने में क्या होगा, इजी होगा अगर इसका लार्ज अपर्चर होगा। और उतनी ही अच्छी क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी। यानी कि अगर हम अपर्चर को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर बेटर हो जाएगी, अच्छे से इमेज मिलेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स नजदीक भी पड़ी हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हमें टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करनी है, यानी कि मैक्सिमम करनी है। तो वो कितनी होती है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 + एफ ओ अपॉन ये होती है। एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और एफ ई है हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ। और डी क्या होता है हमारा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये तो फिक्स ही होता है, 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं एवरेज ह्यूमन के लिए। राइट, अब देखो हमें किसके लिए पूछा गया है, ऑप्शंस देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, ये ऑप्शन तो क्लियर ही नहीं कर रहा, क्योंकि फोकल लेंथ ये तो यहाँ पे दो है ना, या तो ऑब्जेक्टिव लेंस की या फिर आई पीस। बाय फिटिंग आई पीस ऑफ हायर पावर, बाय फिटिंग आई पीस ऑफ लो पावर, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी गया, यानी कि बी और सी ऑप्शन से कोई आंसर हो। आई पीस की पावर की बात की गई है, हमें पता है पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ क्या कर दे, लेस ले ले, आई पीस की फोकल लेंथ क्या है, लेस, तो मैग्निफिकेशन देखो इसके साथ कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली। अगर ये लेस लोगे तो मैग्निफिकेशन आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ना। हमें मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज करनी है, तो दैट मीन्स हमें फोकल लेंथ कितनी चाहिए, कम चाहिए आई पीस की।
अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या आएगी आईपीस, पावर क्या आएगी ज्यादा। सो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि हम आईपीस लेंगे वो हायर पावर का लेंगे, यानी कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए उसकी कम होनी चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन क्या होगी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड, परवर्टेड, नन। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, इन्फिनिटी से रे आएंगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर पड़ी है ऑब्जेक्ट। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम रे पास करते हैं तो वैसे सीधी ही जाती है, और एक रे ऐसे आ रही है। आफ्टर दिस ये लेंस से पास होने के बाद ये ऐसे यहाँ पे मीट, ये यहाँ पे हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है। अब इस इमेज को हम आई पीस के लिए यूज करेंगे, वो क्या होगी, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब इससे जब लाइट रेज इंसिडेंट होगी, ये ऐसे फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, ये ऐसे सीधे, ये पैरेलल्स आ रही है, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे कहीं ये मीट कर रही है, अब देखो ये यहाँ पे आपको कहीं मीट, ए डबल डैश बी डबल। अब ये कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज ही बन रही है फाइनली, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। अब जो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, रिजॉल्विंग पावर होती है इसकी 120 1.22 डी बाई लैम्डा, ये रिलेशन होता है रिजॉल्विंग पावर फाइंड करने टेलीस्कोप की। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, डायामीटर होता है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड कर रही है, अब हमें पता चल गया। ऑप्शंस देखो, करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, दैट इज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये इस रिलेशन से ही पता चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूटिलाइजेस कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्रिज्म, प्लेनो कन्वेक्स मिरर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है ना, इसमें हम यूज करते हैं कनकेव मिरर। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें लेंस यूज करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमारे जो है वो कनकेव मिरर यूज होता है एज अ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस में यहाँ पे हम कनकेव मिरर यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, ए सेक्सटेंट इज यूज टू मेजर। ये जो सेक्सटेंट होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास। Next, the ability of eye to focus the near as well as the distant object is called। ये हमारे आई की एबिलिटी है कि वो जो नजदीक वाली ऑब्जेक्ट्स है एज वेल एज जो बहुत दूर पड़ी ऑब्जेक्ट्स, उनको हम देख रहे हैं, ठीक है, उनकी इमेज जो है वो हम प्रॉपरली रेटिना पे बन रही है, इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। द करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी। ये सिंपल डेफिनेशन है पावर ऑफ एकोमोडेशन। Next, the the hypermetropia is removed by lens। तो hypermetropia क्या होता है, फार साइडनेस की कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा कि जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज जो है वो प्रॉपर हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, दैट इज कन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास। So all the questions that we have solved in this session
The concepts that we have applied to solve these questions. For these concepts that we have applied to solve these questions, you can follow the book by Paul G. Pitt. इसकी बुक है राइटर की, कौन सी बुक है, नेम है बुक का कंसेप्चुअल ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स या कंसेप्चुअल फिजिक्स। ये बुक जो है बहुत अच्छी है, बेसिक कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, वही कंसेप्ट हमने लगा के यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस। और दूसरी वेव ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस है उसके लिए हमारे पास बुक होती है एलिमेंट्री वेव ऑप्टिक्स बाय रॉबर्ट एच। सो ये जो बुक है वेव ऑप्टिक्स की, बहुत अच्छी बुक है इस राइटर की, कंसेप्ट्स बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए गए हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे दिए गए हैं, कंसेप्ट्स डिटेल्ड में इजीली मैनर में एक्सप्लेन किए गए हैं। सो यू कैन फॉलो दीज बुक्स टू enhance your knowledge, clear your concepts. Thank you.